Students, once again all of you are welcome in this live class. आप में से अगर कोई मुझे सुन पा रहा हो तो एक कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी आवाज़ आप सब तक स्पष्ट रूप से जा रही है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। अगर आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। प्रिया सिंह, गुड आफ्टरनून। ऑडिबल है जो मैं बोल रहा हूँ, वो ऑडिबल है? चलिए, नितिन कुमार कह रहे हैं कि वॉइस क्लियर है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल। इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल। करीब करीब हर क्लास में मैं आपसे चारों स्किल्स की बात करता हूँ, लिसनिंग की भी, स्पीकिंग की भी, रीडिंग की भी और राइटिंग की भी। और आप सबसे ये बार बार बताया गया है कि लिसनिंग रिसेप्टिव है, स्पीकिंग प्रोडक्टिव है, रीडिंग रिसेप्टिव है और राइटिंग प्रोडक्टिव है। एल से एस है, आर से डब्ल्यू है। ये बात तो हमने आपको बार बार बताई है कि लिसनिंग से स्पीकिंग है और रीडिंग से राइटिंग है। लेकिन इसको अगर हम दूसरे ढंग से समझें या और आसान ढंग से समझें तो लिसनिंग से स्पीकिंग है, ये सही है। लिसनिंग से स्पीकिंग है, ये सही है। लेकिन लिसनिंग और स्पीकिंग को जब हम मिलाते हैं तब बनती है रीडिंग, और जब हम लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग तीनों को मिलाते हैं तब जाकर मिलती है राइटिंग। तो एल से एस है, आर से डब्ल्यू है, बिल्कुल सही है। एल रिसेप्टिव है, एस प्रोडक्टिव है, सही है। आर रिसेप्टिव है, डब्ल्यू प्रोडक्टिव है, सही है। लेकिन इसके बाद भी एल और एस का इंपॉर्टेंस है आर के लिए। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल। हमारी रीडिंग स्किल कैसे एनहेंस हो, हमारी रीडिंग स्किल कैसे इंप्रूव हो, इसकी आज हम बात करेंगे। तो टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एम एट मेकिंग इंग्लिश लैंग्वेज अ लाइब्रेरी लैंग्वेज। When it comes to the importance of English language, we all know English language is a library language. A lot of books are there which you can find only in English. बहुत सारी किताबें हैं जिनको आप सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ी भाषा में पाते हैं, ठीक। और आज की तारीख में टेक्नोलॉजी, साइंस, कंप्यूटर, इसके साथ ही साथ लिटरेचर के भी बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो आपको लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मिलेंगी। तो इट बिकम्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू नो हाउ टू रीड इंग्लिश। ऑल्दो ऑल ऑफ देम आर स्किल्स, all of them can be acquired. How they can be acquired, we are dealing with that. By achieving mastery over reading English skills of English language, we will be able to get the latest and most advanced knowledge of every field. किसी भी फील्ड की सबसे एडवांस नॉलेज हमको मिलती है when we are well acquainted with the language English. When we are well acquainted with English language. देखते हैं क्या क्या लाभ होते हैं। What is the importance of reading skills? Reading skill helps the learners to widen the horizon of their knowledge and understanding. हमारी जो सोच का दायरा है, हमारी जो सोच का क्षितिज है, या हमारी जो समझ का क्षितिज है, वो और वाइडन होता है और बड़ा होता है अगर हम रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव कर ले जाते हैं। इट गिव्स देम अ रैपिड सेंस ऑफ अचीवमेंट। रीडिंग गिव्स यू अ रैपिड सेंस ऑफ अचीवमेंट, मतलब आपने कोई चीज पढ़ी, उसका लाभ आपको तुरंत मिलता है। आप कोई चीज पढ़ रहे हैं
तो इफ यू आर गेटिंग द एसेंस ऑफ दैट वेरी थिंग, यू आर एंजॉइंग दैट थिंग एट द वेरी मोमेंट। आप उसी क्षण उस चीज का आनंद पा रहे हैं। तो इट इज रैपिड सेंस ऑफ अचीवमेंट and less rigorous programming for the productive activities like writing skills. You have not to be quite rigorous. You have not to rigorous programming. It is quite less rigorous in comparison to writing skill. Gives more variety to their experience. आपके अनुभवों को और अधिक वैरायटी मिलती है. Uses a source of feedback. Reading can be used as a source of feedback also. Helps the learner to acquire speed which he would need in future. पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था, इस बार भी कह रहा हूं, when we say listening, जब भी हम कहते हैं listening, we are saying listening with comprehension. And whenever we are saying reading, we are saying reading with comprehension. Comprehension के साथ पढ़ना, सिर्फ पढ़ना नहीं. अगर आप कमल घर चल पढ़ रहे हैं और आप उसे कॉम्प्रीहेंड नहीं कर रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं लेकिन विदाउट कॉम्प्रीहेंशन, दैट रीडिंग कैन नॉट बी कॉल्ड रीडिंग इन इट्स एक्चुअल सेंस. एक्चुअल सेंस में रीडिंग का मतलब है रीडिंग विद कॉम्प्रीहेंशन. और स्पीड का भी एक मतलब है. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको ये बताती हैं हाउ टू एनहांस योर स्पीड, हाउ टू एनहांस योर रीडिंग स्पीड. और आप देखते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, जब आप बार बार किसी भी चीज़ को पढ़ते और दोहराते रहते हैं उस स्तर की किसी भी चीज़ को, तो आफ्टर अ वाइल you will start feeling कि now your speed has enhanced a lot. ठीक, अभी हम लोग मिशन प्रेरणा की बात करते हैं. बीइंग अ DLED स्टूडेंट, आपको मिशन प्रेरणा के बारे में भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. मिशन प्रेरणा के हमारे लक्ष्य क्या है उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. और अगर आप मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को ध्यान से देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कक्षा 2 का बच्चा 20 शब्द प्रति मिनट पढ़ सके विद अ सेंस ऑफ फ्लो. और वो चीजें क्रम से बढ़ती जाती हैं. कक्षा 3 के लिए वो और बढ़ जाता है. इट बिकम्स मोर देन 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना. तो रीडिंग स्पीड भी आपको बढ़ानी है कॉम्प्रिहेंशन के साथ. कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़े, रीडिंग स्पीड भी बढ़े. देखते हैं, रीडिंग एबिलिटी मीन्स रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग. रीडिंग एबिलिटी मीन्स रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीड. रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीड, गति भी हो और समझ भी हो. आपने एक चीज देखी होगी या अनुभव की होगी, क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पढ़ रहे हैं. लेकिन इससे इतर आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो वह स्वतः स्फूर्त अर्थ उससे प्रस्फुटित होता रहता है. आप देखते हैं कि सामने वाला पढ़ रहा है किसी चीज को, एंड एट दैट वेरी मोमेंट आपको उसका अर्थ स्वतः मिलता जाता है. क्यों? क्योंकि वो किसी भी चीज को पढ़ता ही वैसे. जब आप किसी चीज को सही ढंग से पढ़ते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन का लेवल ऐसा होता है कि सामने सुनने वाला भी आपके शब्दों से चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर लेता है. अगर हम सही ढंग से बोलेंगे किसी चीज को तो सामने वाला समझेगा. जब हम किसी भी चीज को सही ढंग से पढ़ेंगे, रीडिंग शुड नॉट बी जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग. पढ़ना सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ना इसलिए है कि हमको पढ़ते हुए जब कोई सुन रहा हो तो उसे वो समझ सके. हाँ, अभी आप बात करेंगे सर साइलेंट रीडिंग होती है, उसमें कैसे कोई क्या समझेगा, उसकी हम बात बाद में करेंगे. हम साइलेंट रीडिंग की भी बात करेंगे, हम लाउड रीडिंग की भी बात करेंगे, इन सारी रीडिंग्स की हम बात करेंगे, लेकिन इट विल कम आफ्टरवर्ड्स. उसकी बातें हम बाद में करेंगे. अभी आते हैं हम, रीडिंग एबिलिटी मीन्स रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीड. दोनों चीजें, अंडरस्टैंडिंग भी हो और स्पीड भी हो.
हेल्पिंग द स्टूडेंट्स टू रीड इन सेंस ग्रुप्स। मैंने इस बात को आपसे क्लास में बार बार कहा है कि वेन एवर यू आर रीडिंग अ सेंटेंस, ब्रेक दो सेंटेंसेस इनटू सेंस ग्रुप्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स शुड बी स्पोकन एट अ टाइम। एक समय में आप एक ऐसे शब्दों के समूह को बोलेंगे जिनका एक अर्थ निकल रहा हो। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू ब्रेक दोज वर्ड्स, those sentences into sense groups, you will never be able to speak or read in such a way which is comprehensible, which can be comprehended by someone sitting or standing in front of you. संभव ही नहीं। अगर आप सेंस ग्रुप में किसी भी चीज को नहीं, कितना बोला जाए एक बार में, और यही नहीं, ये नहीं कि एक बार में 3 शब्द बोलना है तो अगली बार में भी हम 3 ही शब्द बोलेंगे, या अगर हमने 4 शब्द का एक सेंस ग्रुप बनाया है तो अगला भी सेंस ग्रुप 4 ही शब्द का बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल एंड यू हैव टू डिसाइड इट। वो बताया भी नहीं जा सकता। वो जब किसी भी चीज को पढ़ता है सामने वाला, तो उसके पढ़ने के तरीके से आप देखिए कि किसी भी चीज को वो किस तरह से तोड़ करके प्रस्तुत कर रहा है। और हर कविता, हर पाठ, हर पैसेज आपसे खुद बताएगा, अगर आप में रीडिंग एबिलिटी आ गई है, कि मुझे कहां से कितना तोड़कर पढ़ो तो मैं आपको अपना सही अर्थ दूंगा। और अगर आपसे पैसेज बातें नहीं कर रहा है, अगर आपसे वो कविता बातें नहीं कर रही है, तो आप कभी भी उस पैसेज या कविता को सही ढंग से तोड़कर नहीं पढ़ पाएंगे। आपने देखा होगा कई बार मैं क्लासेस में किसी भी चीज को पढ़ता हूं तो फिर बाद में उसको बदलता हूं, क्योंकि वो पैसेज या वो कविता मुझसे खुद कहती है कि देखो भाई, गलत जगह से आपने सेंस ग्रुप में तोड़ दिया, और अगर आप यहां से सेंस ग्रुप में तोड़ेंगे तो वो सेंस ग्रुप सही नहीं है, क्योंकि सेंस आ ही नहीं रहा। सेंस ग्रुप का मतलब ही है कि उसका सेंस आए। भाई साहब देखिए, किसी भी चीज को समझने का अलग अलग तरीका होता है। देखिए, मैंने इस वाक्य को कैसे कहा कि भाई साहब, किसी भी चीज को समझने का अलग अलग तरीका होता है। तो मैंने किसी भी चीज को कहां से तोड़ा, मैंने किसी भी चीज को कहां से तोड़ा, फिर से देखिए, मैंने किसी भी चीज को कहां से तोड़ा, तो मैंने किसी भी चीज को एक और कहां से तोड़ा, दूसरा। अब मैंने किसी भी चीज को कहां से तोड़ा, एक, दूसरा, 4 हिस्सों में बांटा मैंने किसी भी चीज को कहां से तोड़ा, एक, दूसरा। अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तभी सामने की समझ में आपकी बातें आएंगी, और वो सेंस ग्रुप्स तो हमें तोड़ना ही पड़ेगा। उन सेंस ग्रुप्स में तो हमें चीजें तोड़नी ही पड़ेंगी। नहीं तोड़ पा रहे हैं तो वी विल नेवर बी एबल टू रीड करेक्टली। ठीक, हम कोशिश करते हैं, and when it comes to English it becomes a bit more difficult. When it comes to English it becomes a bit more difficult. When it comes to Hindi it is quite clear. Many a times it is quite clear. हमें पता चल जाता है कि हाँ, हिंदी में पढ़ना है तो इसको यहां से तोड़ना पड़ेगा। I am saying again and again, when it comes to English it becomes a bit more difficult. थोड़ा सा ज्यादा कठिन हो जाता है। और कविताएं मैंने आपसे क्लासेस में बार बार इसकी चर्चा की है कि किसी भी कविता को कैसे तोड़िए। कोई जरूरी नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि रन ऑन लाइन्स होती हैं, किसी भी कविता में रन ऑन लाइन्स होती हैं, और रन ऑन लाइन्स ये कहती हैं कि पहली लाइन सिर्फ आप पूरी नहीं पढ़ेंगे, पहली लाइन के साथ साथ दूसरी लाइन का कुछ हिस्सा भी आप पढ़ेंगे। पहली लाइन पढ़ी आपने और दूसरी लाइन का 2 शब्द, 3 शब्द या 4 शब्द भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रन ऑन लाइन है और उस सेंस ग्रुप की मीनिंग अगली लाइन तक जा रही है। और अगर हमने पहली लाइन खत्म करके उसकी मीनिंग बता दी और फिर दूसरी लाइन की मीनिंग बताई, तो ना आप पहली लाइन की मीनिंग सही से बता पाएंगे और ना आप दूसरी लाइन की मीनिंग सही से बता पाएंगे, क्योंकि द मीनिंग इज हिडन इन 1.5 लाइन्स। असली अर्थ उस एक पंक्ति में है ही नहीं, असली अर्थ उस दूसरी पंक्ति में है ही नहीं, असली अर्थ है 1.5 पंक्तियों में, कभी कभी 1.25 पंक्तियों में, कभी कभी 12 शब्द में, कभी कभी 8 शब्द में। बट यू हैव टू डिसाइड इट, हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्ड्स आर मेकिंग अ सेंस ग्रुप, यू हैव टू डिसाइड इट। एंड इफ यू आर एबल टू डिलीवर द मीनिंग विद द हेल्प ऑफ
और एक बात और, कोई जरूरी नहीं है कि सेंस ग्रुप एक निश्चित वर्ड्स का ही बने। मेरे बोलते समय, मेरे पढ़ते समय हो सकता है मैं 4 शब्दों के साथ सेंस ग्रुप निकाल पा रहा हूं और आप हो सकता है 6 या 8 शब्दों के साथ भी सेंस ग्रुप निकाल दें, क्योंकि पढ़ने का तरीका भी वेरी करेगा। बट द अल्टीमेट थिंग इज द मीनिंग शुड बी फॉरवर्डेड, द हिडन जिस्ट शुड बी फॉरवर्डेड, द हिडन थिंग्स शुड बी फॉरवर्डेड एंड द पर्सन शुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट। ये मुख्य चीज है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कॉम्प्रिहेंशन हो जाए कुल मिलाकर आपके पढ़ते समय चीजें सामने वाले की समझ में आ जाएं। तो डिड्यूसिंग मीनिंग इन अ सेंस ग्रुप एंड इन आइसोलेशन, दोनों तरह से इस तरह से पढ़ा जाए दैट ईच एंड एवरी वर्ड शुड डिलीवर इट्स मीनिंग एंड एट द सेम टाइम द सेंस ग्रुप इज ऑल्सो एबल टू डिलीवर इट्स मीनिंग। दोनों तरह से द सेंस ग्रुप शुड डिलीवर अ मीनिंग एंड एट द सेम टाइम ऑल द वर्ड्स शुड डिलीवर अ मीनिंग। मैं फिर से दोहराता हूं, इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए कि सेंस ग्रुप भी एक मीनिंग डिलीवर करे और उसके साथ ही साथ हर शब्द अपनी एक अलग मीनिंग डिलीवर करे, शब्द भी और शब्दों का समूह भी। यू शुड रीड ईच एंड एवरी वर्ड इन सच अ वे दैट ईच एंड एवरी वर्ड शुड कन्वे इट्स मीनिंग एंड एट द सेम टाइम द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच यू हैव डिसाइडेड टू बी अ सेंस ग्रुप मस्ट डिलीवर इट्स मीनिंग। ये दोनों बातें होनी चाहिए। सेंस ग्रुप भी अपनी मीनिंग दे और उस सेंस ग्रुप के साथ साथ हर शब्द एज अ यूनिट अपनी मीनिंग दे, हर शब्द एज अ यूनिट अपनी मीनिंग दे। Combining sense groups in meaningful units. Although a sense group is in itself a meaningful unit. मैं जब ये कहता हूं कि सेंस ग्रुप, तो उसका मतलब ही है कि that group must have a sense of sense. जब मैं ये कहता हूं सेंस ग्रुप, तो मैं ये कह रहा हूं कि that group must have a sense of sense. वो सेंस तो होना ही चाहिए। हर सेंस ग्रुप का एक सेंस होगा और सारे के सारे सेंस ग्रुप्स जब पूरा एक वाक्य बनाएंगे तो लाजमी है कि उस वाक्य का भी एक सेंस होगा। ऐसा संभव ही नहीं है कि आपके सेंस ग्रुप्स में सेंस हो और उस सेंटेंस का सेंस ना हो। तो दोनों चीजें हैं। देखिए, हम क्रम से आगे बढ़ते हैं। अभी आपको आगे बताया जाएगा हाउ टू रीड में कि ये बहुत ही वेल नोन फैक्ट है, नोन टू अननोन। ये बहुत ही वेल नोन फैक्ट है, इजी टू डिफिकल्ट। तो हर वर्ड, हर सेंस ग्रुप और हर सेंटेंस डिलीवर करे, कन्वे करे उसकी मीनिंग। हर वर्ड, हर सेंस ग्रुप और हर सेंटेंस। इत्मीनान से समझिए, घबराने हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। हर वर्ड, हर सेंस ग्रुप और हर सेंटेंस अपनी मीनिंग कन्वे करे, आइसोलेशन में भी और कनेक्शन के साथ भी। गेसिंग द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स व्हेन इट कम्स टू हिंदी। देखिए, हमारी हिंदी की प्रैक्टिस ज्यादा है, तो हिंदी में कई बार ऐसा होता है कि यू आर एबल टू गेस द मीनिंग ऑफ अ वर्ड विच इज नॉट इन योर डिक्शनरी, विच इज नॉट इन योर वोकैब। हिंदी जब सामने वाला कोई शख्स बोलता है तो कई शब्द ऐसे आते हैं जिसका अर्थ आपको नहीं पता, लेकिन क्योंकि बाकी शब्दों का अर्थ आपको पता है, बाकी शब्दों को आप एक सेंस ग्रुप में तोड़ते हैं, तो वो एक शब्द जिसकी मीनिंग आपको नहीं भी पता है, मेनी अ टाइम्स यू आर एबल टू गेस द एग्जैक्ट एंड क्वाइट क्लोज मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। कई बार बिल्कुल ठीक और कई बार बिल्कुल ठीक के थोड़ा सा करीब की मीनिंग आपको समझ में आ जाती है। कब? जब आप सेंस ग्रुप में तोड़ते हैं। कब? जब आप मीनिंगफुल तरीके से पढ़ते हैं। तो गेसिंग द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स, वो वर्ड्स जिनसे आप चिर परिचित नहीं हैं, वो वर्ड्स जिनसे आप बखूबी परिचित नहीं हैं, उनकी भी मीनिंग आपको मिल जाती है। अगली चीज है मेकिंग प्रेडिक्शन regarding the meaning of the text as a whole and also isolated words and sentences। देखिए, वही क्रम आगे बढ़ रहा, कोई नई चीज नहीं है, सबसे पहले आया था। देखिए, समझ जरूरी है। मैं हर क्लास में कहता हूं कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी समझ जरूरी है, उसको याद करना बिल्कुल जरूरी नहीं।
लेकिन उसकी एक समझ होना बेहद ज़रूरी है। तो हमने क्या कहा? सबसे पहले हमने कहा वर्ड, फिर हमने कहा सेंस ग्रुप, फिर हमने कहा सेंटेंस। अब हम आप बात कर रहे हैं किसी भी कॉन्टेक्सचुअल पैसेज की, कोई भी पैसेज एज अ होल, तो उस पैसेज एज अ होल का भी एक सेंस आपके पढ़ते समय आना चाहिए। व्हाट द होल पैसेज इज ऑल अबाउट, व्हाट द होल पैसेज इज ऑल अबाउट, व्हाट इज द deliverance of each and every word, what is the deliverance of each and every sense group, what is the deliverance of each and every sentence, and what is the deliverance of the whole passage। ये सारी चीजें क्रम से आनी चाहिए when we are reading properly, and once we have read how to read properly, once you have come to know how to read properly, all these things will become quite easy। ठीक, ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी, बस एक बार आपको पता चले हाउ टू रीड प्रॉपरली। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय लोकेटिंग प्लेसेस, आइडेंटिफाइंग मेन आइडियाज, फैक्ट्स, इवेंट्स, फिगर्स, कैरेक्टर्स, सारी चीजें। whenever you are reading a passage, you have to focus on the kernel or gist of the passage. When something is quite important, your gestures, your reading gestures should convey that this is the most important thing. Your way of reading should convey that this is the gist, kernel of the passage. This is the most important thing of the passage. This is the thing on which you must focus. Your reading should convey it. आपकी reading को convey करना चाहिए. Identifying main ideas. Whenever you are reading, identify the main ideas. Whenever you are reading. देखिए एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन आपसे बार बार कहा जाता है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, एंड आंसर, ये आता है पैसेज, और ये पैसेज आपसे, इस पैसेज में आपसे कहा जाता है उस पैसेज को आप केयरफुली पढ़िए, उस पैसेज को आप केयरफुली पढ़िए और मीनिंग डिड्यूस करिए। ठीक, तो आइडेंटिफाइंग मेन आइडियाज, अगर आपके पढ़ते समय मेन आइडियाज आइडेंटिफाई नहीं हुए, इट मींस यू आर नॉट रीडिंग द पैसेज प्रॉपरली। जितनी फैक्चुअल चीजें हैं, इवेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, figures and characters, all these things should be incorporated in your reading, incorporated in your reading in such a way that the man hearing you, or while you are reading, you yourself must be able to incorporate all these things in your mind. And if your mind is not incorporated with all these things, your reading a passage is useless. Dealing with most relevant ideas and unfamiliar words. Dealing with most relevant ideas and unfamiliar words. हाँ, एक और चीज, giving importance to the important is important. आसान कर देता हूं, giving importance to the important is important, but ignoring the is also important. जो इंपॉर्टेंट है उसे इंपॉर्टेंस देना इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसे इंपॉर्टेंस देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो अननेसेसरी है उसे इग्नोर करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इग्नोरिंग अननेसेसरी लैंग्वेज आइडियाज। ओवरऑल रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन आज के लेक्चर की, आज के लेक्चर की सबसे महत्वपूर्ण लाइन। द overall reading with involves recognizing, memorizing, recalling and organizing. I'm repeating it once again. Recognizing, memorizing, recalling and organizing. किसी भी चीज को recognize करना, सबसे पहले पहचान पाना, उसके बाद याद कर पाना, उसके बाद उस याद की गई चीज को आवश्यकता पड़ने पर, वो तुरंत भी हो सकती है और काफी दिनों बाद भी हो सकती है, जब भी उसकी आवश्यकता, उसे रिकॉल कर सकना और उसे फिर से
रीऑर्गेनाइज कर पाना। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल दोज स्टेप्स: रिकॉग्नाइजिंग, मेमोराइजिंग, रिकॉलिंग, ऑर्गेनाइजिंग। रिकॉग्नाइजिंग, मेमोराइजिंग, रिकॉलिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक, क्या क्या? फिर से: रिकॉग्नाइज करना, मेमोराइज करना, रिकॉल करना और जरूरत पड़ने पर ऑर्गेनाइज या रीऑर्गेनाइज करना। दीज आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ रीडिंग। व्हाट इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रीडिंग? देखिए, अब मैंने आपसे हमेशा कि कोई भी चीज बेहतर तब होती है जब वो अनायास हो। जब भी कोई चीज सायास होगी तो आपको उसका आनंद नहीं मिलेगा। अगर बाध्य करके आपसे कोई चीज करवाई जाएगी तो आपको उसका आनंद नहीं मिलेगा। किसी भी चीज के आनंद के लिए यह परम आवश्यक है कि वो स्वतः स्फूर्त हो या स्पॉन्टेनियस हो। तो व्हाट इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रीडिंग? अननेचुरल रीडिंग आपके पढ़ते समय आपकी ग्लैंड्स बता देंगे कि आपकी रीडिंग या अननेचुरल है। आपके बोलते समय आपकी ग्लैंड्स बता देंगी कि आपकी स्पीकिंग नेचुरल है या अननेचुरल है। आपके प्रेजेंटेशन के समय आपका प्रेजेंटेशन बता देगा वेदर योर प्रेजेंटेशन इज नेचुरल और अननेचुरल। तो योर रीडिंग शुड बी नेचुरल, इट शुड नॉट बी इननेचुरल। आपकी जो रीडिंग है वो बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए। तो व्हाट इज द actual process of natural reading? Let's see. The principle of the second language approach for developing reading skills are: English आपको कहीं कहीं फोर्थ पे। ठीक, तो सेकेंड लैंग्वेज के हिसाब से देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। इन द बिगिनिंग द सेम मैटर शुड बी गिवन टू रीड विच हैज बीन प्रैक्टिस्ड ओरली। In the beginning, the same matter should be given to read which has been practiced orally. हमने इसके पहले लेसन प्लान की बात की थी और उस लेसन प्लान में साफ साफ लिखा हुआ था, उस लेसन प्लान में साफ साफ लिखा हुआ था क्या? उस लेसन प्लान में ये साफ साफ लिखा हुआ था, द टीचर विल ओरली एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। और जब उस चीज का ओरल एक्सप्लेनेशन हो चुका है एंड इट इज गिवन यू टू रीड, इट बिकम्स क्वाइट इजी फॉर यू ऑल टू रीड। ये पहली चीज है, एंड स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द सेकेंड लैंग्वेज। तो शुरुआत में किसी भी मैटर को पहले एक्सप्लेन किया जाए, समझा दिया जाए, बता दिया जाए और फिर उसी मैटर को पढ़ने के लिए दिया जाए। मैं आपको एक बात बताता हूं, व्हेन आई वाज इन BA 1 एंड आई वाज क्वाइट अफ्रेड ऑफ इंग्लिश। मुझे इंग्लिश से डर भी लगता था बिकॉज माई प्रोनाउंसिएशन वॉज नॉट अप टू द मार्क और बहुत सारी चीज़ें थी। I was willing to learn English. I was willing to speak English in a natural way. मैं चाहता था कि मेरी भी अंग्रेजी अनायास हो, सायास ना हो। तो एक टीचर ने मुझसे कहा था और वो बात मैं कभी नहीं भूलता हूँ और बहुत सारे लोगों से शेयर करता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। मैंने मैम से कहा मैम आई एम नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स रिटन इन द न्यूज़पेपर। तो उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर का कौन सा हिस्सा पढ़ते हो? इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। उन्होंने कहा अगर आप वैदेशिक नीति पढ़ेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगी। तो मैंने कहा फिर क्या करूं? उन्होंने कहा कि पेज 3 पढ़िए, स्पोर्ट। मैंने कहा मैम क्यों? तो उन्होंने कहा यू आर ऑलरेडी वेल अक्वेंटेड विद द थिंग्स गोइंग ऑन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अगर आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आपको क्रिकेट वाली न्यूज़ को पढ़ना और उसको कॉम्प्रिहेंड करना आसान लगेगा। अगर आपको फिल्म स्टार्स की न्यूज़ अच्छी लगती है तो उसको पढ़ना और कॉम्प्रिहेंड करना आसान लगेगा, भले ही वो लैंग्वेज 2 या लैंग्वेज 3 में ही क्यों ना, भले ही, बिकॉज यू आर वेल acquainted with the matter, and once you are well acquainted with the matter it becomes quite easy for you to comprehend that thing. अगर आप उस मैटर के बारे में पहले से जानकारी रखते हैं तो दूसरी या तीसरी भाषा में भी वो चीज आसानी से समझ में आती है। तो इन द बिगिनिंग द सेम मैटर शुड बी गिवन टू रीड विच हैज बीन प्रैक्टिस्ड ओरली। द यूनिट्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर शुड बी इन सीक्वेंस। लाजमी है कि जो भी एक पैटर्न है, इजी टू डिफिकल्ट, नोन टू अननोन, उसी क्रम में आपका सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। There must be a progressive system. The same thing, known to unknown, simple to complex, whole to part, easy to difficult, familiar to unfamiliar.
फ्रीक्वेंट बिफोर लेस फ्रीक्वेंट, सारी चीज़ें वही हैं। अगर आप इनको आधारभूत तरीके से देखेंगे, इनको सही ढंग से देखेंगे, तो आपको ये लगेगा कि ये सारी की सारी चीज़ें, चाहे हम नोन टू अननोन कहें, चाहे हम प्रोग्रेसिव सिस्टम कहें, चाहे हम सब्जेक्ट मैटर शुड बी इन सीक्वेंस कहें, चाहे हम नोन टू अननोन कहें, चाहे हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कहें, चाहे हम होल टू पार्ट कहें, चाहे हम ईजी टू डिफिकल्ट कहें, चाहे हम फेमिलियर टू अनफेमिलियर कहें, चाहे हम फ्रीक्वेंट बिफोर लेस फ्रीक्वेंट कहें, ये सारी की सारी चीज़ें एक ही जैसी और वास्तविकता में एक ही। सब्जेक्ट मैटर शुड बी प्रेजेंटेड इन मीनिंगफुल सिचुएशंस एंड इन स्मॉल यूनिट्स। सब्जेक्ट प्रेजेंटेड इन मीनिंगफुल सिचुएशंस एंड इन स्मॉल यूनिट्स। आपने देखा होगा कि किसी भी किताब को लिखने के कुछ नियम होते हैं, किसी भी टेक्स्ट बुक के तो कुछ नियम होते हैं, और खास तौर पर कुछ नियम होते हैं। सिलेबस बनाने के भी कुछ नियम होते हैं, और किसी भी सिलेबस को बनाने का एक साधारण सा नियम होता है, किसी भी सिलेबस को बनाने का एक साधारण सा नियम होता है कि आप अपने परिवेश को जोड़कर ही चीजों को बच्चों को बताएं। आपकी परिवेश आपके सिलेबस में समाहित होनी चाहिए। क्यों भाई परिवेश, क्यों आपका एनवायरनमेंट, क्यों? बिकॉज द चाइल्ड इज वेल अक्वेंटेड विद द एनवायरनमेंट अराउंड हिम। अपने चारों ओर का जो एनवायरनमेंट है उससे बच्चा वेल अक्वेंटेड है, और वो उसके लिए काफी आसान हो जाता है। ठीक, तो सब्जेक्ट मैटर शुड बी प्रेजेंटेड इन मीनिंगफुल सिचुएशंस एंड इन स्मॉल यूनिट्स। और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में भी हम जाएंगे, जाता है आदमी, सारे टीचर्स जाते हैं, पैसेजेस भी जाते हैं, लेकिन पहले हम मीनिंगफुल और एनवायरनमेंट की सिचुएशन से ही डील करेंगे। हम सबसे पहले छोटे से बच्चे को हाइपोथेटिकल सिचुएशंस नहीं देंगे, और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस भी अगर दी जाएंगी तो वो उसके लेवल की, वो इमेजिनरी होंगी। इमेजिनेशन जो, जहां तक उसका चांद के बारे में वो ढेर सारी चीजें इमेजिन कर सकता है, वो परियों के बारे में ढेर सारी चीजें इमेजिन कर सकता है, उन सारी इमेजिनेशंस का प्रयोग करके हम कुछ हाइपोथेटिकल चीजें भी उससे देते हैं। भाई बच्चा सोचता है ना कि हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, बच्चा सोचता है कि चांद ने कैसे हट किया होगा, उसे लगता है बिल्कुल वैसे किया होगा जैसे मैंने किया है। वो अपनी सारी समस्याएं बताता है, सन सन चलती रहवा रात भर, तो बच्चे को लगता है हाँ मैं भी ठिठुरता हूं, वो भी ठिठुरता होगा। उसे चाहिए क्या आखिर, एक झिंगोला ही तो मांग रहा। तो बच्चा जब कोई भी पैसेज उसकी मीनिंगफुल सिचुएशंस और स्मॉल यूनिट्स में दिया जाता है, तो इट बिकम्स क्वाइट इजी फॉर दोज स्टूडेंट्स टू रीड इट प्रॉपरली। कंटेंट शुड अपील इंटरेस्ट, ये तो भाई साहब हमेशा रहेगा, और खास तौर पर प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर तो ये चीज होनी ही होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज ऐसी है जिससे बच्चे का इंटरेस्ट अराउज नहीं होता है, तो बच्चा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, उस बच्चे की आपके साथ की यात्रा वहीं समाप्त हो जाएगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जैसे ही वो चीज बोरिंग हुई, जैसे ही वो कंटेंट उसके लिए भारी हुआ, बच्चे की यात्रा आपके साथ जो अंत तक जानी थी वो वहीं पर रुक जाएगी, बिल्कुल रुक जाएगी। तो it should appeal the child. Children should enjoy what they read. कब होगा वो enjoyment? भाई ठीक है, one should enjoy what he reads, but what one reads, लेकिन वो कब होगा? जब वो आदमी, वो शख्स उस चीज को कॉम्प्रीहेंड करे। और जब आप किसी भी चीज को कॉम्प्रीहेंड करते हैं तो वो चीज आपको अपील करती है, उस चीज की आप को समझ विकसित होती है, और उस चीज का सही ढंग से बोलना आपको आता है और अच्छा भी लगता है। इंटरेस्ट शुड बी केप्ट हाई। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद प्रॉपर ड्रिल जरूरी है, प्रॉपर ड्रिल जरूरी है, और मोटिवेशन भी। कोई बच्चा पहली बार में सही नहीं पढ़ेगा, आप लाख सही पढ़ दीजिए, लेकिन फिर भी बच्चा पहली बार में सही नहीं पढ़ेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आई वॉज टीचिंग अ स्टूडेंट, although he was a bright student and right now he is in a government job, वो एक गवर्नमेंट जॉब में है, और मैंने उससे कहा वूंड, एक वर्ड है जो मैं कभी नहीं भूलता हूं, मैंने उससे कहा वूंड। वो समझिए इस चीज का अंतर समझिएगा, आपको ध्यान कैसे देना है बच्चों पर। मैंने उससे कहा वूंड, और वो बच्चा बार बार कह रहा था ऊंड, और जब मैं उससे कहूं ऊंड नहीं वूंड, तो वो कहता था सर मैं वही तो कह रहा हूं। वो ये चीज समझ भी नहीं पा रहा था कि वो वूंड को बार बार ऊंड कह रहा है।
लेकिन मैंने बार बार कोशिश की और क्लास से जाते जाते उसने कहा सर वूंड, एंड आई वॉज डिलाइटेड, आई वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड। इस बात का है कि वो जब अगले दिन आया और मैंने उससे कहा कि क्या वर्ड था याद है, उसने कहा हाँ सर वूंड। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट मोटिवेशन शुड अकम्पनी एडिक्वेट ड्रिल एंड एक्सरसाइज। एडिक्वेट ड्रिल एंड एक्सरसाइज, दो शब्द होते हैं, एक ऑरल और ओरल। समझिएगा थोड़ा सा, ऑरल और ओरल। मैं एक नहीं बोल रहा हूं, आप ध्यान से अगर सुनेंगे तो देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो देयर इज अ डिफरेंस। ऑरल ओरल, ऑरल ओरल, AURAL, ऑरल, ORAL, ओरल। दोनों पर एडिक्वेट emphasis should be given on both the things. Adequate emphasis should be given on oral exercises and oral exercises. Auditory exercises पर भी adequate emphasis दिया जाना चाहिए। आपकी oral exercise जितनी होगी, आप orally उतने अच्छे होंगे, और आप orally जितने अच्छे होंगे, आप reading में भी उतने ही अच्छे होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The shortcoming in oral methods or speech should be checked in written form. Each and everything should be checked. Whenever your student is reading, आपको उन सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। Interference of mother tongue should be checked. मैं बताऊं, मैं बहुत सारे शब्दों को ये जानते हुए भी नहीं कर पाया, ये जानते हुए भी कि मैं गलत बोलता हूं। क्यों? Because it was well practiced. It was well practiced, and it was so well practiced that I am accustomed to those words. जब कोई कहता है ना कि हमसे उनसे कह दीजिएगा, उनसे कह दीजिएगा, उनसे कह दीजिएगा, तो मुझे लगता है कह दीजिएगा कि कह दीजिएगा। सही है कह दीजिएगा, लेकिन क्योंकि मेरी आदत है तो मुझे लगता है कह दीजिएगा सही है और कह दीजिएगा गलत। बह गए मुझे लगता है सही है और बह गए लगता है गलत है, जबकि बह गए सही है और बह गए गलत है। फल मुझे लगता है सही है, जबकि फल सही है और फल गलत है। तो वी आर नॉट चेक्ड ऑरली, वी हैव नॉट बीन चेक्ड ऑरली। हम ऑरली चेक नहीं किए गए, इसलिए हम ओरली गलत हो गए, और जब हम ऑरली और ओरली गलत हो गए तो हमारी रीडिंग कभी भी सही हो ही नहीं सकती। तो ऑडिटरी चीजों का भी चेक किया जाना जरूरी है। ट्रेडिशनली देखिए होता क्या है, ट्रेडिशनली फर्स्ट लेटर्स आर लर्न बिफोर रियलिस्टिक एंड इफेक्टिव अप्रोच इज टू लर्न द लैंग्वेज एंड देन प्रेजेंट इट बाय विजुअल सिंबल्स। मैं फिर से दोहराता हूं, ट्रेडिशनली फर्स्ट लेटर्स आर लर्न्ड, बट मोर रियलिस्टिक एंड इफेक्टिव अप्रोच इज टू लर्न द लैंग्वेज एंड देन प्रेजेंट इट बाय विजुअल सिंबल्स। ये हुआ सही ढंग से सेंस ग्रुप्स में तोड़ना। मैं फिर से इस वाक्य को आपको सेंस ग्रुप में तोड़ करके दिखा रहा हूं, क्योंकि किसी भी चीज को बताना उससे बेहतर है उस चीज को एग्जाम्पल से समझा देना। ट्रेडिशनली फर्स्ट लेटर आर लर्न्ड, but more realistic and effective approach is to learn the language and then practice it by visual symbols. ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला परिचय हम उस बच्चे का करवाते हैं ए से, जबकि असली तरीका यह है कि विजुअल सिंबल्स का प्रयोग बाद में हो। बच्चा पहले समझे ए, आ, बी, ब, सी, सा या का, डी, डा, ये उसे पहले समझना है। विल हैव अनदर क्लास, स्पेशल क्लास ऑन प्रोनाउंसिएशन। हम प्रोनाउंसिएशन पर एक अलग से पूरी की पूरी क्लास लेंगे, और सबसे पहले तो कम से कम बिना उस क्लास के ही आप अपने प्रोनाउंसिएशन का प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लीजिए। तो प्रोनाउंसिएशन नहीं, कुछ और नहीं, प्रोनाउंसिएशन वो ठीक कर लीजिए, और वील हैव अनदर क्लास ऑन दिस टॉपिक। लेकिन मैं बात कर रहा था कि किसी भी शब्द को मोर रियलिस्टिक और इफेक्टिव तरीके से पढ़ाने का तरीका यह है कि पहले उसकी लैंग्वेज को समझा जाए और फिर उसके विजुअल सिंबल्स को। हम पहले विजुअल सिंबल्स को समझते हैं, तब उसके बोले जाने को।
आफ्टर गिविंग एनफ प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर, देखिए आफ्टर गिविंग एनफ प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर, हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, जहां हमको स्पीड दिखानी चाहिए वहां हम स्लो हो जाते हैं, और जहां हमको स्लो होना चाहिए वहां हम स्पीड दिखाते हैं। ठीक, वो नहीं करना। आफ्टर गिविंग एनफ प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर, जब पर्याप्त प्रैक्टिस और एक्सपोजर मिल जाए, सम स्ट्रक्चर एंड वोकैब आइटम, स्ट्रक्चर वोकैब आइटम एज रीडिंग एक्टिविटी शुड बी स्टार्टेड, तब एक्टिविटी, रीडिंग एक्टिविटी शुड बी स्टार्टेड। रीडिंग शुड ऑलवेज प्रोसीड आफ्टर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, क्रम ही है, इसमें कोई नई बात नहीं, क्रम ही है, लिसनिंग, स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। ऑल्दो दिस मेथड इज नॉट अप्लाइड हियर इन मेनी केसेस, बहुत सारी बार हम ये देखते हैं कि मैंने बार बार कहा कि LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लेकिन दुर्भाग्य से हमने कसम खा रखी है कि हम शुरुआत करेंगे तो राइटिंग सही करेंगे। हम बच्चे को डॉटेड A देंगे, डॉटेड B देंगे, डॉटेड C देंगे, डॉटेड D देंगे, और वहीं से उस बच्चे को डॉटेड A B C D सबसे पहले चढ़ाना सिखाएंगे। सब चौथी सीढ़ी को हमने पहली सीढ़ी बना रखा, और जब तक चौथी सीढ़ी को हम पहली सीढ़ी बनाकर रखेंगे तो बच्चा बाकी 3 सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाएगा। ठीक, तो सबसे जरूरी क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, फिर रीडिंग, जिसकी आज हम बात करें। तो लिसनिंग